नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम आईएएस अकेडमी में। पिछले लेक्चर में हमने जाना था, यानी कि लेक्चर 1 में वी डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रिपरेशन ऑफ द प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन with GS2 paper, which is the paper 3 of the mains, which deals with Indian polity, constitution, governance, international relations, and social inequalities or social justice. This paper में we are going to start as I told you in the previous lecture that this paper can be broken into three main components. Firstly, international relations. Secondly, polity, constitution, and governance together. And third, social inequalities or social justice. So we are starting with the second component, which is polity, constitution, and governance. And out of these three, we are starting with constitution for UPSC. So how we are going to start with? First of all, as I told you that we must understand some of the basic concepts. क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो बार बार कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जिनकी मीनिंग को समझना जरूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो वो बेसिक कंसेप्ट्स क्या है? वो बेसिक कंसेप्ट्स ये हैं, वैसे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं बट टाइम टाइम पर नीड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। बट बिफोर वी इवन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स कि नेशन क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनको समझना जरूरी है। पॉपुलेशन किस किस को इंक्लूड करती है, टेरिटरी का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंस। क्या कोई डिफरेंस है इंडिपेंडेंस होने में और किसी कंट्री के सॉवरेन होने में। फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग वी विल डील विद द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम क्या जानेंगे, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, इसकी डिमांड कब आई, स्ट्रगल क्या था, हु मेड इट, कौन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने ऐसे बनाया उसकी कंपोजिशन कैसे हुई, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, टाइम टेकन क्या रहा, कब कॉन्स्टिट्यूशन आया, हम आजाद हुए उसके कितने टाइम बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर मेन कंटेंट व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें हम जानेंगे प्रीएम्बल, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना, या जैसे किसी भी बुक ऑथर्स नोट होता है वैसे ही प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट या फिर इंट्रोडक्शन है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तब तो 22 पार्ट्स थे, अभी 25 पार्ट्स हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद वन बाय वन। एंड जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया होगा कि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी जुडिशियल एग्जाम फॉर यूपीएससी। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, 45 to 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, 20 to 25 अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस या मॉडिफिकेशन डन in this document, and then 15 to 20 important case studies. So I think we know our agenda, and now we shall start with our basic concepts. So let's start with that. Right. So basic concepts, पहले हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज नेशन, या फिर क्या नेशन जो ये एक टर्म है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टेट। हमने बार बार सुना होगा इन दोनों टर्म्स के बारे में, बट इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे कि समझना जरूरी है ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ सकें। तो पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग, यानी कि नेशन। तो दोस्तों, नेशन क्या है? यदि मैं पहले आपको इसकी एक सिंपल डेफिनेशन बता दूं और फिर उसे वन बाय वन उसके पार्ट बाय पार्ट उसे ब्रेक करके एक्सप्लेन करूं, तो पहली चीज, नेशन क्या है? नेशन किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ लगता है? क्या ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है या हिस्ट्री से रिलेटेड है? जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट किंगडम्स, डायनेस्टीज, राइट? बट in geography also we talk about territories or areas, we do not talk about nation. This term seems to be related with political science. ठीक है, ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, या फिर एक पॉलिटिकल यूनिट है, या फिर एक पॉलिटिकल एंटिटी है। दूसरा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में, वो ये है कि ये कंसेप्ट जो है, इट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड्स ऑफ इट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ फीलिंग ऑफ वननेस। इस बात को समझिए, इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, या आप जैसे कह सकते हैं और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, कैसे? दोस्तों, इट दोस्तों, नेशन इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो शायद सेम लैंग्वेज बोलता है, किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहता है, या शायद अलग अलग भी रहता है, या उनका कोई सेम कल्चर है। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कोई सेम लैंग्वेज यूज करते हैं या वो सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, एंड दे ऑल हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। दे फील दैट दे ऑल ऑफ देम आर वन। जैसे कि यदि हम बात करें जापानीज पीपल की, दे ऑल स्पीक जापानीज लैंग्वेज, उनका कल्चर भी डिफरेंट है, उनकी एथनिसिटी भी डिफरेंट है। वैसे ही कोरियंस की हम यदि बात करें तो उनकी एथनिसिटी भी डिफरेंट है, दे स्पीक कोरियन लैंग्वेज। और चाइनीज, तो व्हाट आर दे हैव फीलिंग ऑफ वननेस, दे हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बट नेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये एक स्टेट है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नेशन है वो स्टेट भी हो। जैसे कि यदि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ इस कांसेप्ट को आपको ईज़ी करना चाहता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ पैलेस्टीन के बारे में। पैलेस्टीन क्या है? क्या पैलेस्टीन नाम की कोई कंट्री एक्सिस्ट करती है? Is there any country called Palestine? The answer is no. Being a Palestinian is a feeling. There are pupils in the Middle East, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये बिलीव करता है कि पैलेस्टीन नाम की एक कंट्री हो या स्टेट हो। दे हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस। ये किसी भी तरीके से आ सकती है, ये कल्चर के थ्रू आ सकती है, ये रिलीजन के थ्रू आ सकती है, एथनिसिटी, कोई कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जो लोगों के बीच एक फीलिंग ऑफ वननेस लाए। तो पैलेस्टीन के केस में क्या है? देयर आर पीपल्स जिन्हें हम पैलेस्टीनियन बोलते हैं। दे हैव अ बिलीफ, दे हैव अ फीलिंग कि उनकी एक सेपरेट कंट्री है पैलेस्टीन। दो वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसलिए पैलेस्टीन नाम की कोई कंट्री नहीं है। दे वांट टू मेक अ स्टेट कॉल्ड पैलेस्टीन। वैसे ही एक और कम्युनिटी है कुर्द्स की, जो कुर्दिश लैंग्वेज बोलते हैं। दे हैव अ, ये उनका कॉमनैलिटी है, दे ऑल स्पीक कुर्दिश लैंग्वेज एंड व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू क्रिएट अ स्टेट और कंट्री कॉल्ड कुर्दिस्तान। अब इस नाम की कंट्री वर्ल्ड मैप में कहीं भी नहीं है, बट ऑल दोस पीपल, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वांट टू मेक दिस कंट्री। बात करें हम आईएसआईएस, आईएसआईएस के लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द पीपल्स ऑफ आईएसआईएस आर दे आर इन 3 कंट्रीज़। कुछ लोग ईरान में हैं, सीरिया में हैं, इराक में हैं, और इनका मकसद है कि दे वांट टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट, ठीक है? ये एक स्टेट बनाना चाहते हैं या एक कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है? जहाँ पर इनकी खुद की गवर्नमेंट हो, इनके पास खुद का एक एरिया हो जहाँ पर इनकी अथॉरिटी चले, वहाँ इनकी पॉपुलेशन रहेगी और वो सॉवरेन होगी, वो अपने डिसीजन खुद लेगी। तो अभी तक हमें समझ में क्या आता है कि नेशन क्या है? ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है तो पॉलिटिकल कांसेप्ट ही, और इसका जो मेन बेस है वो है ग्राउंड। जो इसका मेन है वो है फीलिंग ऑफ वननेस और टुगेदरनेस, और यू कैन से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? अ नेशन इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, ठीक है? सिंपल कम्युनिटी कह लीजिए या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? ग्रुप, ये ग्रुप और जो कम्युनिटी है वो बनी कैसे है? इट हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज है, या फिर कॉमन कल्चर है, राइट? या फिर टेरिटरी है, या फिर एथनिसिटी है, या फिर रिलीजन है, ठीक है? एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो नेशन क्या है? इफ वी सम अप, नेशन इज अ ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, टेरिटरी, एथनिसिटी या रिलीजन, या कोई भी और भी एक कॉमन ग्राउंड। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं स्टेट के साथ। स्टेट क्या है? ठीक है? तो दोस्तों, कोई भी नेशन यदि स्टेट बनना चाहता है, ठीक है? कोई भी नेशन यदि चाहता है कि उसे एक स्टेटस मिल जाए स्टेट का, तो इट मस्ट हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक, इनके पास खुद की टेरिटरी होनी चाहिए। टेरिटरी का मतलब जहाँ वहाँ की गवर्नमेंट की अथॉरिटी चले। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है? किसी भी स्टेट को बनाने के लिए पहले तो आपको एरिया चाहिए, जिसे आप डिमार्केट करके बोल सको कि ये एरिया इंडिया का है, या फिर ये एरिया पाकिस्तान का है, या फिर ये एरिया पैलेस्टीन का है। पैलेस्टीन क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ही क्लैरिफाई नहीं है कि उनका एरिया क्या रहेगा, उनकी बाउंड्रीज़ क्या रहेगी। दे डोंट हैव एनी टेरिटरी, दे डोंट हैव एनी गवर्नमेंट। तीसरी चीज़, पॉपुलेशन चाहिए, राइट? अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी, उस एरिया में कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर गवर्नमेंट का या टेरिटरी का फ़ायदा भी क्या है? फोर्थ, सॉवरेनिटी। ये एक इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है। सॉवरेनिटी का मतलब, ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है? ये अपने एक्सटर्नल डिसीजंस, जैसे कि ट्रेड, जैसे कि अपनी डिफेंस, ठीक है? या कोई भी फॉरेन अफेयर्स, ठीक है? जो इसकी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उसे इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर सके। यदि ये स्टेट यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनना चाहता है, तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि वो उसका पार्ट बनना चाहता है या नहीं। या फिर ये 3-4 स्टेट्स के साथ मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है टू प्रमोट ट्रेड, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, या ऐसा कोई भी चीज़, तो ये एक, और उसे ऐसा अधिकार है ऐसा करने का, तो ये एक स्टेट है। ये सॉवरेनिटी आपको एक्सटर्नल रिकॉग्निशन से आती है। जैसे कि बात यदि हम करें इंडिया की, तो क्या इंडिया के पास टेरिटरी है खुद की? जी हाँ, बिल्कुल है। वी हैव अ बाउंड्री, है ना?
बाउंड्री के साथ-साथ हमारी कुछ कोस्टल एरिया भी हमारे पास होता है, एयर स्पेस भी हमारी टेरिटरी में आता है, इवन हमारे जो एम्बेसी ऑफिसेज़ है दूसरी कंट्री में वो भी हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। यानी कि टेरिटरी का मतलब जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट की अथॉरिटी एक्सटेंड करे। क्या हमारे पास खुद की गवर्नमेंट है? येस, वी हैव अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे पास पॉपुलेशन बिल्कुल 1.4 बिलियन है, कोई डाउट नहीं है। एंड सॉवरेनिटी, क्या हमें ये फ्रीडम है कि हम अपना एक्सटर्नल ट्रेड खुद कंडक्ट कर सकें, हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें यूएसए के साथ फ्रेंडशिप करनी है या चाइना के साथ फ्रेंडशिप करनी है? जी हाँ, बिल्कुल। तो स्टेट क्या है? स्टेट भी एक ह्यूमन एसोसिएशन है और कम्युनिटी ऑफ पीपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेशन क्या है? वो भी एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सम कॉमन रिलीजन, कॉमन लैंग्वेज, एथनिसिटी या कल्चर, जैसे कि कोरियंस, चाइनीज़, जापानीज़, समथिंग लाइक दिस। स्टेट क्या है? स्टेट भी एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है, ठीक है? जिसे किसी दूसरी कम्युनिटी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट, ठीक है? जैसे कि पाकिस्तान में का कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, इंडिया का कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, तो उन्हें आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? थ्रू देयर गवर्नमेंट की उनके ऊपर किसकी अथॉरिटी लागू होती है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? वो किस कंट्री की पॉपुलेशन का हिस्सा है, ठीक है? दूसरा, वो किस टेरिटरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो क्या हो गया? स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल यूनिट, स्टेट भी नेशन की तरह एक, इसके हम फीचर लिखें, तो इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकल यूनिट, ठीक है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आर these four features. It must have a government which is sovereign and a population and a territory. ठीक है? तो आई होप टिल नाउ यू आर कन्विंस्ड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट। नेशन क्या है? इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस और अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये फीलिंग कि हम सभी एक हैं, जैसे कि पैलेस्टीनियन, ऑल दोज whose aim is to make a country called Palestine, they have a common belief, they have a common aim, right? They have some more common features, ठीक है? तो वो क्या है? वो एक नेशन में आते हैं। दे आर नेशन बट दे आर नॉट अ स्टेट, राइट? अभी तक पैलेस्टीन नाम का कोई स्टेट नहीं है। स्टेट क्या होता है? State is also a form of human association or community of people who can be distinguished from other groups by a sovereign government, territory, and the population of which they are a part. Are they part of Indian population or are they part of the population of United States? ठीक है? तो I hope till now you are clear with what is nation and what is a state. But हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? We are reading this to understand some basic concepts. We are understanding this to understand what is India. India क्या है? India nation है या state है? But before we talk about that, let us understand the relationship between nation and state. ठीक है? अभी तक तो हमने ये जाना कि नेशन और स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या है, बट अब हम ये जानते हैं कि नेशन एंड स्टेट में क्या रिलेशन, ठीक है? तो देयर कैन बी फोर कंडीशंस कि नेशन और स्टेट में कोई रिलेशन नहीं है। तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई कंट्री नेशन तो है, ठीक है, पर वो शायद स्टेट नहीं है, कंट्री नहीं, सॉरी। ऐसा हो सकता है कि नेशन है पर टेरिटरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल, पैलेस्टीन, फीलिंग ऑफ वननेस है कि वी आर पैलेस्टीनियन, हम पैलेस्टीनियन लोग हैं और हम पैलेस्टीन नाम के स्टेट को क्रिएट करेंगे। ये एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ वननेस है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। नेशन है पर अभी तक स्टेट नहीं बना है या स्टेट जैसी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि ना ही इनके पास खुद की टेरिटरी है, ना ही इनके पास खुद की गवर्नमेंट है और ना ही ये क्लियर है कि इनकी पॉपुलेशन का हिस्सा कौन होगा, बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स, राइट? वैसे ही कुर्द्स, ठीक है, ये कुर्दिश लैंग्वेज बोलते हैं एंड दे वांट टू क्रिएट अ स्टेट कॉल्ड कुर्दिस्तान, पर अभी तक ये स्टेट नहीं बना है, ठीक है? तीसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि नेशन तो एक है, नेशन एक है, बट स्टेट स्टेट 2 है। यानी कि फीलिंग तो एक है, बट दिस फीलिंग ऑफ वननेस इज डिवाइडेड बिटवीन 2 ग्रुप्स। जैसे कि कोरियंस, क्या है? ये कॉमन ग्राउंड है, दे बिलॉन्ग टू सेम एथनिसिटी, दे बिलॉन्ग टू सेम लैंग्वेज, बट दे आर डिवाइडेड in two states. Their population is divided between two states, that is North Korea and South Korea. ठीक है? अब यदि वन नेशन एंड टू स्टेट है तो एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि कोई एरिया ऐसा हो जो नेशन भी है और स्टेट भी है, राइट? आई मीन वन नेशन, वन स्टेट। यदि हम बात करें इसके एग्जांपल की तो व्हाट इट इज? जापान।
Japanese people, they have a feeling of oneness, right? They have a sense of belongingness. They know they are Japanese. They speak Japanese language. They share a common culture. They share a common language. They share a common ethnicity. और Japanese people का स्टेट भी पूरे वर्ल्ड में एक ही है, ठीक है? तो और कोरियंस कोरियंस का क्या डिफरेंस है? दे हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस. दे नो दैट कोरियंस आर सेम, but their population is divided between two states. Some live in North Korea, while the rest of them live in South Korea. राइट. अब पांचवी कंडीशन ये हो सकती है कि स्टेट तो है. जब ये कंडीशन हो सकती है कि नेशन है पर स्टेट नहीं है, तो ये भी तो हो सकती है कि स्टेट है पर नेशन नहीं है. या फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां के लोगों में फीलिंग ऑफ वननेस नहीं है. दे डू नॉट बिलीव इन दिस. जैसे कि यदि हम बात करें करंट में तालिबान की, तो जो वो स्टेट बना है, इट इज अ फोर्स्ड स्टेट. नो बडी रिकॉग्नाइजेज इट एज अ नेशन. इवन वहाँ की जो पॉपुलेशन है, दे डोंट हैव फीलिंग ऑफ वननेस. दे डोंट वांट दैट गवर्नमेंट. इट इज अ फोर्स्ड सिस्टम. यदि हम सिक्स बात करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्टेट में दो नेशन हो, जो कि इस वाली कंडीशन से मैच कर रहा हो? ठीक है, यू कैन, दीज आर द वाइस वर्सा सिचुएशंस. ठीक है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेट में दो नेशन हो? बिल्कुल हो सकता है. देयर इज एन एग्जांपल ऑफ श्रीलंका. यदि हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की पॉपुलेशन जो है वो दो तरह के लोगों में डिवाइडेड है. कौन से वो दो लोग? लेट अस नो. पहले, देयर आर इंडियन ओरिजिन तमिल्स. इंडिया ओरिजिन तमिलियंस. सी, इंडिया से श्रीलंका ज़्यादा दूर नहीं है, और पहले के टाइम में जब ब्रिटिश का टाइम था तो बहुत सारे इंडियन तमिल पीपल्स श्रीलंका माइग्रेट हो गए, वहाँ रहने लगे, और ये क्लेम करने लगे कि श्रीलंका उन्हीं की कंट्री है, श्रीलंका उन्हीं का स्टेट है जब आज़ादी हुई. फिर वहाँ की एक नेटिव कम्युनिटी है जिन्हें हम सनहलीज बोलते हैं. दे क्लेम कि दे आर द रियल, उनका हक है इस स्टेट पर. तो दे ऑल्सो, दिस कम्युनिटी ऑफ पीपल, दे हैव सेंस ऑफ वननेस. इन्हें लगता है कि हम सारे एक हैं, यानी कि जो हम इंडियन ओरिजिन के तमिल पीपल्स हैं, वी आर वन, बट वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ पीपल. एंड दिस पीपल डू नॉट हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद दिस ग्रुप. इन दोनों ग्रुप्स की पड़ती नहीं है. सो व्हाट, देयर आर टू कम्युनिटीज which have their feeling of which have respective feeling of oneness, right? They don't share between them. Between these two groups there is no feeling of oneness, right? So what, there are स्टेट तो एक ही है, बट स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है इन टू डिफरेंट कम्युनिटीज. तो हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया का स्टेटस क्या है? लेट अस टॉक अबाउट दिस एज वेल. यस, इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया नेशन है या स्टेट है? तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. क्या ये स्टेट है? आंसर इज yes. Why? We have our own government known as Government of India. We have our own population. The government is also sovereign and we have a defined territory. अब तो हम स्टेट तो हैं. अब क्या हम नेशन है? नेशन के लिए क्या चाहिए? नेशन के लिए चाहिए फीलिंग ऑफ वननेस. खुद को ये क्लेम करने के लिए कि वी आर अ नेशन, हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि हमारी जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, यानी कि 1.4 बिलियन पीपल, उन सभी के अंदर फीलिंग ऑफ वननेस है, जो कि इन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव तो पॉसिबल है, बट इन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है. हाउ? वक्त वक्त पर इंडिया में कई हिस्सों से डिमांड आती रहती है, कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं. जैसे कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज डिमांडिंग खालिस्तान, अ सेपरेट स्टेट फॉर पंजाबीज, नॉट अ सेपरेट स्टेट बट अ सेपरेट नेशन फॉर पंजाबीज. जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, कुछ ग्रुप्स वहां पर ऐसे हैं जो एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं. मीन्स दे डोंट हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो खालिस्तानीज हैं, दे डोंट कंसीडर द पीपल्स ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज of their own community. They think that they are different from them. साथ ही यदि हम सदर्न रीजन की बात करें तो कभी कभी जब लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, जब नेशनल लैंग्वेज की बात आती है, तो देयर इज ऑल्सो अ एंटी हिंदी ग्रुप. ठीक है, तो ये फीलिंग ऑफ वननेस एब्सोल्यूट तो नहीं हो सकती, दो वी कैन क्लेम कि यस वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ फीलिंग, राइट, बट वी आर एक्चुअली नॉट. तो हम ऐसी कंट्रीज को क्या बोलते हैं? वी कॉल सच कंट्रीज एज स्टेट नेशंस. वी कॉल सच कंट्रीज एज स्टेट नेशंस. इसका मतलब क्या है? कि इंडिया इज अ स्टेट, एंड तो वी कैन से दैट इंडिया इज अ स्टेट. ये तो क्लियर है. एंड ट्राइंग टू बिकम अ नेशन, ट्राइंग टू बिकम अ नेशन. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ स्टेट एंड अ नेशन इन प्रोग्रेस. अब
ये क्लेम करने की ज़रूरत क्यों है? ये क्लेम करने की ज़रूरत है टू प्रमोट यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ वननेस ही तो है, फ्रैटर्निटी, ठीक है? ब्रदरहुड कि हम सब एक हैं, हम सब वन हैं, है ना? हम सब एक ही कल्चर या कह लीजिए एक ही फीलिंग को मानते हैं। वी हैव अ कॉमन ग्राउंड, ठीक है? सो दिस इज़ टू प्रमोट यूनिटी, ठीक है? स्टेट भी जो है, स्टेट भी यूनिटी को प्रमोट करता है। नेशन यूनिटी को प्रमोट कैसे करता है? बाय प्रमोटिंग फीलिंग ऑफ वननेस। हम सब एक हैं, इस फीलिंग को प्रमोट करके नेशन का जो कांसेप्ट है, ये यूनिटी को प्रमोट करता है। स्टेट भी यूनिटी को कांसेप्ट को प्रमोट करता है, बट हाउ? इट प्रमोट्स इट थ्रू लीगल मीन्स। थ्रू लीगल मीन्स जैसे कि थ्रू लॉज। यदि आप इंडिया के बारे में कुछ एंटी बोलोगे तो यू विल बी कंसिडर्ड एज एंटी नेशनल और आपके खिलाफ सेडिशियस लॉज भी लगाए जा सकते हैं, राइट? सो इट प्रमोट्स यूनिटी एक्सटर्नली और इट इज इम्पोज्ड यूनिटी। स्टेट यूनिटी को इम्पोज करता है, whereas नेशन यूनिटी को प्रमोट करता है थ्रू प्रमोटिंग अ फीलिंग ऑफ वननेस। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ वननेस। साथ ही हम एक स्टेट भी है, देयरफॉर वी हैव लॉज व्हिच प्रिवेंट यू फ्रॉम बिकमिंग एंटी नेशनल। जैसे कि यदि आपने करंट अफेयर से जुड़े रहते होंगे तो आपने पिछले कुछ टाइम में सुना होगा कि देयर वाज अ सीरियस इशू वेयर इट वाज सेड कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं, दे सेड भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। दे वर कंसीडर्ड अंडर एंटी सेडिशियस लॉज बिकॉज दिस कैन हार्म द यूनिटी ऑफ द नेशन। यदि आप ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे भारत की यूनिटी, अखंडता और प्रभुता पर को नुकसान हो सकता है, तो आपके खिलाफ लॉज अप्लाई हो सकते हैं। तो इंडिया क्या है? आई थिंक यू आर क्लियर। इंडिया इज अ स्टेट नेशन, यानी कि इंडिया इज अ स्टेट, नो डाउट अबाउट दैट, एंड अ नेशन इन प्रोग्रेस, ठीक है? अब दूसरी सिचुएशन भी यहाँ हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि यदि कोई कंट्री स्टेट नेशन हो सकती है, तो क्या वो नेशन स्टेट भी तो हो सकती है? क्या है? इसकी भी डेफिनेशन कुछ यही है, ऑल द कंट्रीज, ठीक है? या फिर टेरिटरीज, कुछ भी कह लीजिए, ऑल द कंट्रीज और ग्रुप ऑफ पीपल विच आर नेशन, ठीक है? विच आर नेशन एंड ट्राइंग टू बिकम स्टेट एंड ट्राइंग टू बिकम स्टेट आर नोन एज नेशन स्टेट, ठीक है? आर नोन एज ए नेशन स्टेट। हम एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ताइवान की बात कर लेते हैं, चलिए, जैसे जो कि जैसे चाइना कहता है कि वो इसका पार्ट है, ठीक है? जो ताइवानीज पीपल हैं, दे हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस। दे डोंट एक्सेप्ट दैट दे आर पार्ट ऑफ चाइना, और वो कहते हैं कि वी आर अ सॉवरेन। बट हम ताइवान को सॉवरेन इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी ऐसे ताइवान के एरिया को सॉवरेन या इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती, ठीक है? तो ये क्या है? एक नेशन है एंड इट इज ट्राइंग टू बिकम स्टेट, ठीक है? अब तक के लिए शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नेशन is just a mental construct. It is based on the ground of feeling of oneness or sense of belongingness. ठीक है? It is a community of people which is formed on the ground of common language, ethnicity, culture, religion, etc. and many such factors. State क्या है? State is a cluster of four components: territory, population, government, and sovereignty. It is also a form of human association which can be distinguished from a defined territory, sovereign government. Okay, and the idea of both these concepts is to promote unity. One promotes it through uniformity or by promoting sense of oneness. The other one promotes so through legal means. I hope हमारे बेसिक कंसेप्ट्स के जो हमें पहले दो चीज़ें समझनी थी वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दी फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट। जैसे कि हम बार बार देख रहे हैं, स्टेट के फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, है ना? गवर्नमेंट, population, territory and sovereignty. So let us now talk about गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर टू पर्पसेस। पहला, पॉलिसी मेकिंग। जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिलियंस में है। यदि कोई पॉलिसी बनानी है कि हमें यूएसए के साथ ट्रेड करना है कि नहीं, हमें कहाँ से कहाँ तक रोड बनानी है, हमें लोगों की लाइफ को ईज़ी करने के लिए रेलवे ट्रैक्स कहाँ से कहाँ डालने हैं, तो उसके लिए हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को तो एक जगह बैठा के ये डिसाइड नहीं कर सकते। सो व्हाट वी डू, वी चूज़ अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड ऑन आवर बिहाफ दे मेक पॉलिसीज़ फॉर अस, फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट? और सिर्फ पॉलिसी बनाने से तो कुछ होगा नहीं, सो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। इन सभी काम को प्रॉपर ढंग से करने के लिए गवर्नमेंट की तीन इंस्टीट्यूशंस है। क्या? लेजिस्लेचर, ठीक है, जो लॉ बनाती है,
लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर का है, ठीक है। फिर इसकी दूसरी विंग होती है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का। और यदि इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आए या फिर इन लॉज को कोई माने ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई एक्सेप्ट ना करे, तो उन लॉज को इंटरप्रेट करने का काम, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम और पनिश करने का काम जुडिशरी का होता है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि government does policy making and policy implementation, and to perform these functions it has three wings known as legislature, executive, judiciary. legislature में हमारे पास पार्लियामेंट होता है, जिसमें दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। यदि हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो इट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, है ना, एंड जुडिशियरी, इट इंक्लूड्स आवर कोर्ट्स। बट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं थे तब तक हम ब्रिटिश की टेरिटरी थे। जैसे ही हम इंडिपेंडेंट बने तो हमें ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की? वी नीडेड सम रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। वी नीडेड सम स्ट्रक्चर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं थे तब तक तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो किसके हाथों में थी? ब्रिटिश के हाथों में थी। कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, लोगों को क्या राइट्स देने हैं, ठीक है, और क्या करने पर उन्हें पनिश करना है, उन कैसे-कैसे, क्या-क्या अथॉरिटी होगी, वो सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। बट जैसे ही हम आज़ाद हुए, व्हाट वी नीडेड सम रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द पॉपुलेशन, है ना? वी नीडेड सम स्ट्रक्चर्स हू विल परफॉर्म दीज़ ड्यूटीज़, है ना? स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या? इंस्टीट्यूशंस या सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गनाइज़ेशंस, ठीक है? अब इन ऑर्गनाइज़ेशंस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? पीपल्स, है ना? साथ ही ये भी डिफाइन होना चाहिए कि वो कौन लोग होंगे, यानी कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इनके फंक्शंस क्या होंगे, इनका रिमूवल कैसे होगा, ये सब भी हमें डिसाइड करना होगा और ये लंबे समय पर डिसाइड करना होगा। दिस हैज़ टू बी फिक्स्ड। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हर हफ्ते ये डिसाइड करें कि ये स्ट्रक्चर ये काम करेगा, ये स्ट्रक्चर ये काम करेगा, इस स्ट्रक्चर को ये लोग चलाएँगे, है ना? सो फॉर दैट वी नीड अ बुक, अ रूल बुक, ठीक? जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक? आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज़ अ स्टेट एंड इंडिया इज़ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये इसने बता दिया कि इंडिया इज़ अ स्टेट। बट ये है क्या एक्चुअल में? दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्टेटस, ठीक है? नाउ टू डू ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शंस, स्टेट नीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और सम सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, है ना? फॉर they need some sort of some pupils and some institutions to perform all these tasks, rules and regulation, management of resources, foreign trade, साथ ही अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है बाहरी से, तो स्टेट नीड सम सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल। इसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट काम क्या करती है? गवर्नमेंट वर्क्स फॉर स्टेट, गवर्नमेंट वर्क्स टू run the state, to manage its resources, to protect it from external disturbances, to provide its citizens the rights and claims, to facilitate their life, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज अ बॉडी ऑफ पीपल, या फिर यदि इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, ठीक है। गवर्नमेंट इज अ क्लस्टर ऑफ थ्री थिंग्स। वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट इज अ क्लस्टर ऑफ थ्री थिंग्स। पहले कुछ स्ट्रक्चर्स, यानी कि इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा pupils, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन खुद तो काम करेंगे नहीं, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ दे नीड सम पीपल्स हू विल रन दीज इंस्टीट्यूशंस, हू आर ऑथराइज्ड टू मैनेज दीज इंस्टीट्यूशंस, एंड अ प्रोसीजर, एंड अ प्रोसीजर थ्रू व्हिच these people will run these institutions and organization। वो प्रोसीजर कहाँ मेंशन होगा? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। इंडिया के केस में इट इज रिटन। वी विल डिस्कस दोस थिंग्स इन डिटेल एज वेल। तो यदि मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ इन द केस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट में क्या होता है? कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं। सो सपोज फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करेगी? देश के फाइनेंस को मैनेज करेगी, यानी कि टैक्स कलेक्शन कैसे करना है, और जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उससे को डेवलपमेंट की प्रोसेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, कौन सी फैसिलिटीज में कितना खर्च करना है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। ये एक इंस्टीट्यूट हो गया। अब इसे मैनेज कौन करेगा? ठीक है, तो हर मिनिस्ट्री में एक पॉलिटिकल हेड होता है जो कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और एक ब्यूरोक्रेट होता है यानी सेक्रेटरी होता है, जो हम बनेंगे, यानी कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद आप बनेंगे। तो सपोज हेड ऑफ दिस मिनिस्ट्री इज हु?
finance minister. Head of this ministry is finance minister. A finance ministry is an institution or organization whose head is finance minister, or finance minister is the one who is authorized to manage this institution as per the provisions or procedures mentioned in the Indian Constitution. I hope it is clear till now. कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करें तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. हु इज ऑथराइज्ड और हु इज द हेड ऑफ दिस ऑफिस? प्राइम मिनिस्टर. हाउ विल ही run this office as per the provisions of the Indian Constitution? तो क्या है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट is a cluster of three things. Firstly, institution or organizations, people who are authorized to manage these institutions and organizations as per the provisions mentioned in the Constitution or supreme law of land. ठीक है. अब जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट इज कंसिस्ट ऑफ सम स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. सो व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ गवर्नमेंट? लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. ठीक. तो हियर वी हैव गवर्नमेंट. नाउ हमारी गवर्नमेंट, यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो वी हैव व्हाट वी हैव अंडर इन द गवर्नमेंट वी हैव मिनिस्ट्रीज. सपोज दिस इज मिनिस्ट्री 1, देन देयर इज मिनिस्ट्री. ठीक है. और ऐसी कई सारी मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं. हर मिनिस्ट्री में एक पॉलिटिकल हेड होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है, और दूसरा एक ब्यूरोक्रेट होता है. ठीक है. मिनिस्ट्री ये कैसे हो सकती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री हो सकती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो सकती है, एंड देन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो सकती है, हेल्थ मिनिस्ट्री हो सकती है. हर मिनिस्ट्री में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट 1. तो यदि हम बात करें, सपोज लेट अस अज्यूम कि इट इज़ एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री. अब इस मिनिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे ताकि वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सके. शायद एक डिपार्टमेंट इरिगेशन के लिए होगा, दूसरा डिपार्टमेंट पेस्टिसाइड्स के लिए हो सकता है ना? और इसी तरह तीसरा डिपार्टमेंट शायद स्टोरेज के लिए हो सकता है. तो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडर ईच मिनिस्ट्री. ओके. या ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है यदि, तो इसके अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन के लिए एक डिपार्टमेंट, एंड कॉलेज लेवल एजुकेशन के लिए एक डिपार्टमेंट. नाउ हर डिपार्टमेंट के अंदर अब आता है मेन काम इम्प्लीमेंटेशन का. तो दीज टू बॉडीज, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट बनाती हैं लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसी. और डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की अलग पॉलिसी होगी. इरिगेशन के लिए पॉलिसी अलग होगी, एंड दूसरा यदि कोई डिपार्टमेंट है तो उसकी पॉलिसी अलग होगी. सपोज पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट है तो उसकी पॉलिसी अलग होगी. अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास डायरेक्टोरेट होते हैं हर स्टेट में. डायरेक्टोरेट 1, या यदि स्टेट लेवल की बात है तो दीज डायरेक्टोरेट्स विल बी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है. हर डायरेक्टोरेट के अंडर में कुछ फील्ड एजेंसीज होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन of the policy made by the above institutions. फील्ड एजेंसी. ठीक. इन फील्ड एजेंसीज को हैंडल कौन करता है? ऑफिसर्स. ठीक है. हो सकता है एक एजेंसी में 2 ऑफिसर हों या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो ऊपर की ये जो 2 बॉडीज़ हैं, दीज़ 2 बॉडीज़, इनका काम होता है पॉलिसी मेकिंग का. दीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग. और ये जो नीचे के 3 डिपार्टमेंट्स हैं, दीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम. जो बॉडीज़ पॉलिसीज़ को बनाती हैं, दीज़ आर नोन एज इंस्टीट्यूशंस, राइट? और जो डिपार्टमेंट्स या जो बॉडीज़ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं, दीज आर नोन एज दी ऑर्गेनाइजेशंस. सो यदि हम बात करें एक यूपीएससी द्वारा निकले हुए सिविल सर्वेंट की, तो व्हाट डज ही डू इन द फर्स्ट 15 to 20 years of his or her service? He is the part of an organization which is responsible for policy implementation. और 15 से 20 साल की सर्विस के बाद आप जाते हो इंस्टीट्यूशन में, मिनिस्ट्री में एज अ सेक्रेटरी, और वहाँ आप करते हो पॉलिसी मेकिंग का. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज अ क्लस्टर ऑफ three things. Firstly, institutions and organizations, people who are authorized to manage these institutions or organizations, and lastly we have as per and lastly they manage these institutions or organizations as per the provisions or as per the supreme law of the land. Why government does this? Because constitution empowers a state to have authority over people, to manage resources, to make rules and regulation, and states creates a body called government for these things. So I hope you are now clear with what is government.
Okay, government is nothing but just a cluster of these three components or a body of people who are responsible for managing the administrative machinery, the policy making work, and the policy implementation work for the state. तो गवर्नमेंट वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। चलिए आज का हम लास्ट कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं, बाकी के कंसेप्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट गवर्नमेंट से जुड़ा ही एक कंसेप्ट है सॉवरेनिटी का। ठीक, नाउ लेट अस डिस्कस सॉवरेनिटी। थ्रू आउट अवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्या कभी आपने ये पढ़ा है कि वी स्ट्रगल्ड फॉर सॉवरेनिटी? आई एम श्योर यू हैव नेवर हर्ड दैट वी स्ट्रगल्ड फॉर सॉवरेनिटी। हमने स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए। जब ब्रिटिश का हम पर रूल स्टार्ट हुआ तो हमने बार बार डिमांड किस चीज़ की वी डिमांडेड फॉर एट वेरियस टाइम्स वी डिमांडेड। तो इंडिपेंडेंस हम किससे चाहते थे? इंडिपेंडेंस, अब बात इसकी आती है कि हम इंडिपेंडेंस चाहते किससे थे। तो वी वांटेड इंडिपेंडेंस फर्स्टली फ्रॉम कंपनी रूल। कंपनी रूल इंडिया में कब से कब तक रहा? 1707 से लेके 1857 तक। पहले तो हमने कंपनी से इंडिपेंडेंस मांगी, फिर जब नहीं मिली इनसे भी, और जब क्राउन रूल आ गया, कंपनी रूल से क्राउन रूल आ गया, तो हमने 1857 से लेकर 1947 तक इनसे इंडिपेंडेंस मांगी। इंडिपेंडेंस हम किस चीज़ की चाहते थे? हम इंडिपेंडेंस चाहते थे कि हमारे जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं, हमारे जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं, यानी कि लैंड एंड रेवेन्यू, ठीक है, साथ ही टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी, है ना, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे आप बोल सकते हैं। तो वी डिमांडेड, हमारी डिमांड मेनली ये थी इंटरनल अफेयर्स की। इवन डिमांडेड फॉर द डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस में हमने ब्रिटिश रूल से कहा था कि हम टेरिटरी तो आपकी ही रहेंगी, बट आप हमें इस बात की आज़ादी दे दीजिए कि हम अपना लॉ एंड ऑर्डर, हम अपने इंटरनल अफेयर्स, हम अपना रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब खुद करें। हमारे जो जो भी फॉरेन पॉलिसी है, जो भी रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो आप करें। आई मीन जिसका मतलब ये है कि बाहर से वी आर द टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश, बट इंटरनल मैटर्स जैसे कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, जो ग्राउंड लेवल के काम है, जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, वो उसकी आज़ादी हमारे पास हो। दिस इज इंडिपेंडेंस। सॉवरेनिटी क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी? तो सिंपल सी यदि हम बात करें के लिए, किसी भी कंट्री के लिए दो तरह के अफेयर्स होते हैं। पहले आंतरिक मुद्दे यानी कि इंटरनल अफेयर्स, जो आपकी विद इन द बाउंड्री काम करते हैं, ठीक है। पहले होते हैं इंटरनल अफेयर्स, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्शन का काम हो गया, ठीक है, डेवलपमेंटल वर्क्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो गया, ये आपके इंटरनल अफेयर्स में आते हैं। दूसरे होते हैं आपके एक्सटर्नल अफेयर्स। दूसरे होते हैं आपके एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब फॉरेन ट्रेड, ठीक है। आप किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं ग्लोबल लेवल, है ना, लाइक फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का हिस्सा बनना, ब्रिक्स एग्रीमेंट करना, ये दीज थिंग्स। और आपकी डिफेंस पॉलिसी क्या रहेगी, ये आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो जब भी आपको किसी भी कंट्री को उसके इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने की आज़ादी मिल जाती है तो हम उसे इंडिपेंडेंस बोलते हैं। और यदि उस कंट्री को उसके एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, उसकी फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करने का अधिकार मिल जाता है तो वो कंट्री सॉवरेन बन जाती है। So, what is the difference between independence and sovereignty? So, the simple answer is freedom to manage internal affairs like development, revenue, infrastructure, law and order, revenue collection is independence, जिसकी डिमांड हमारी थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल थी। सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी इज freedom to manage external affairs like international trade, framing your own foreign policy, weapon policy, defense policy, and or simply freedom to manage external affairs is called sovereign. तो इंडिया क्या है? इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो सॉवरेन। बहुत सारी टेरिटरीज वर्ल्ड में ऐसी भी हैं जो कि इंडिपेंडेंट तो हैं, दे हैव द राइट टू मेक देयर डोमेस्टिक पॉलिसीज, बट दे डोंट हैव राइट टू मेक देयर एक्सटर्नल पॉलिसीज। जैसे कि यदि हम रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेन, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री इंडिपेंडेंट है, कोई कंट्री इंडिपेंडेंट है, राइट, बट इट इज नॉट सॉवरेन, यानी कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स मैनेज कर सकती है बट एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं। तो दिस कंडीशन इज ट्रू। ऐसा हो सकता है, वी हैव सीन एग्जांपल। अब क्या कोई कंट्री ऐसी हो सकती है जो इंडिपेंडेंट नहीं है बट सॉवरेन है? तो द आंसर इज नो, देयर इज नो कंट्री
which is not independent but it is sovereign. A country has to be independent to become sovereign. The first step of freedom for any country is independence, and the second step is to become sovereign. तो इंडिया के थ्रू आउट द स्ट्रगल हमारा पूरा स्ट्रगल किसकी तरफ था? इंडिपेंडेंस की तरफ। दूसरा दूसरा सॉवरेन बनने का। तो सॉवरेन तो बाद में बनेंगे, पहले इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी है। पहले ये ज़रूरी है कि हमारे इंटरनल अफेयर्स पर हमारा खुद का कंट्रोल हो, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें। तो वी आर अंडरस्टैंडिंग दीज़ थिंग एज़ कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट, ठीक है? तो हमने स्टेट का गवर्नमेंट के साथ रिलेशन तो समझ लिए। वी अंडरस्टूड कि स्टेट ऑथराइजेस गवर्नमेंट टू फंक्शन ऑन इट्स बिहाफ, टू मैनेज द रिसोर्सेज, टू हैव अथॉरिटी, टू do development, to do revenue collection, to distribute that revenue collection, to make infrastructure development, law and order, ये सारे काम स्टेट गवर्नमेंट से कराता है। बट स्टेट वो तभी बनेगा जब ये गवर्नमेंट सॉवरेन हो, जब ये अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद मैनेज कर सके। यदि कोई टेरिटरी जिसके पास गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, तो वो कंट्री हो सकती है बट स्टेट नहीं हो सकती है। यदि किसी कंट्री को यदि किसी भी कंट्री को स्टेट का स्टेटस चाहिए तो उसके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सॉवरेन हो, साथ ही उस स्टेट की एक डिफाइंड टेरिटरी हो और पॉपुलेशन हो। कंट्री, रही बात कंट्री की, तो टेरिटरी कैन बी अ कंट्री विच हैज पॉपुलेशन, विच हैज गवर्नमेंट, विच हैज टेरिटरी, बट द गवर्नमेंट इज नॉट सॉवरेन। तब भी वो कंट्री हो सकती है पर स्टेट नहीं हो सकती है। सो what we understood in today's lecture, let us sum up that also. So today we started with basic concepts, है ना? बेसिक कंसेप्ट्स में हमने पहले अंडरस्टैंड किया नेशन के बारे में। नेशन क्या है? नेशन एज अ फीलिंग ऑफ वननेस, इट इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल्स हु हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बेस्ड ऑन एनी कॉमन ग्राउंड। लैंग्वेज हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, एथनिसिटी हो सकता है। देन वी अंडरस्टूड अबाउट स्टेट। स्टेट क्या है? इट इज ऑल्सो अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सम अदर कम्युनिटी ऑफ पीपल बाय अ सॉवरेन गवर्नमेंट, डिफाइंड टेरिटरी, ओके, एंड पॉपुलेशन। तो स्टेट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। गवर्नमेंट, इसके भी बारे में हमने जाना। गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट के 2 मेन काम होते हैं, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, एंड गवर्नमेंट इज अ क्लस्टर ऑफ 3 थिंग्स and some institutions and organizations. People who are uh, uh, then people who are authorized to manage these institutions and organizations as per the procedures or the supreme law of land, ठीक है? दूसरी चीज हमने स्टेट के बारे में जो जानी वो थी सॉवरेनिटी से रिलेटेड, या गवर्नमेंट सॉवरेन सॉवरेन, या दूसरी चीज जो हमने स्टेट के दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सॉवरेन गवर्नमेंट, यानी कि फ्रीडम होना चाहिए उस गवर्नमेंट के पास टू मैनेज एक्सटर्नल अफेयर्स। इस चीज़ में एक और बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि हो सकता है कोई कंट्री क्लेम करे कि वो सॉवरेन है, पर वो सॉवरेन है या नहीं उसके लिए वर्ल्ड रिकॉग्निशन इम्पोर्टेंट है ना? यदि there is no world recognition, the other countries or the other states don't believe कि a particular territory or the government of that territory is sovereign or it has a freedom to manage its external affairs, then it is not a sovereign. So we understood about these 2 characteristics of a state. The other 2 characteristics which remain are population and territory, जिन्हें हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स एक्चुअल कंटेंट of the constitution. So this was today's lecture. We will meet in the next lecture. Best of luck. Have a good day. So best of luck. Meet you in the next lecture.